ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखंड तीज की शताब्दी, परम मंत्री महाराज जी की शताब्दी के लिए आप सब प्राणवान पत्रभावन आत्माओं को समय की पुकार, महाकाल की पुकार, पुरुषार्थ की पुकार, युग धर्म का निर्वाह करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए, आए उनके संकल्पों को साकार करने के लिए आह्वान की। युग धर्म निभाने को जो भी अब बुलाता है, जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। महाकाल युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आइए हम भी महाकाल की सवारी के साथ चल पड़े, अपना जीवन धन्य बनता हुआ चला जाए। इसी भाव के साथ में आह्वान गीत, एक गीत प्रेरणाप्रद गीत, प्रज्ञा गीत श्रवण करें। बहन भाइयों, एक बड़े पते की बात, नए सृजन का समय आ गया। उठो बटाओ हाथ, यूं तो करने वाले करते भारी पूजा पाठ, यूं तो करने वाले करते भारी पूजा पाठ, लेकिन सबका काम न करते जाते कोई बात मेरी बात मेरे साथ। भ्रम के भटकावे छोड़ो, काम प्रभु का कर दो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, काम प्रभु का कर दो। भटकावे भ्रम के भटकावे छोड़ो, काम प्रभु का कर दो। भ्रम के भटकावे छोड़ो, काम प्रभु का कर दो। मन के मन माने छोड़ो,
रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। उन्होंने केवल कीर्तन गाए, गौहर सिखात गीत गाए, उन्होंने केवल कीर्तन गाए, गौहर सिखात गीत गाए। वे कोटि मर्जी चले रहे, तुम नारी से डर रहे अरे, कैसी गर्मी कर रहे अरे। अपनी गरिमा याद करो ना, करो ना, अपनी गरिमा याद करो ना, काम करो बकवास करो ना। दिल मुंड कोसले, दिल मुंड कोसले छोड़ो, वीरों की राह पकड़ लो। दिल मुंड कोसले छोड़ो, वीरों की राह पकड़ लो। उतारा युग
पंक्ति को सभी भाई बहन बुलंदी के साथ गाएं। भ्रम के भटकावे हमारी वो काम को लेकर के ही फोकस है। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि भाइयों के बैठने की जगह पूरी हो चुकी है, तो मेरी प्रार्थना है कि बहनें यदि आगे तक सरक आए, जितनी आगे उनको जगह दिख रही है ये स्टेज तक, इतना पूरा सरक जाइए, तो पीछे जो भाई आएंगे वो बहनों के पीछे उधर बैठ जाएंगे, पूरा सरक जाइए, आगे तक स्टेज तक आ जाइए। माता जी की आइए। ये आज का सत्र व्यवहारिक सत्र है जो हम लोगों ने समूह चर्चा करी और इसके साथ जो कार्यक्रमों के संकल्प लिए वो कितना, कब और कैसे करेंगे, क्योंकि संकल्प तो ले लिए गए मगर उसको एक टाइम लिमिट में संपूर्ण करना ये भी हमारा लक्ष्य हो कि हम इसको कब तक करेंगे, और इसके साथ साथ कैसे करेंगे। तो ये पूरी परिचर्चा जैसा ही सत्र है। इसके क्रम के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे युवा प्रकोष्ठ के प्रांतीय समन्वयक आदरणीय ओम प्रकाश राठौर जी भाई साहब को, कि इसका जो समग्र पक्ष है वो आपके सामने रखेंगे। बैठक व्यवस्था भाइयों, समूह चर्चा के क्रम में ये 11 आंदोलन का फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, सभी जिले के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, हाथ ऊपर कीजिए। सभी जिले के प्रतिनिधि जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक। अब इसमें से बताइए, इसमें 11 आंदोलन दिया गया है। 11 आंदोलन में से कितने आंदोलन में आपने टिक किया है? कितने आंदोलन के आपने जिला प्रभारी बनाया है? बालोद जिले से सभी आंदोलन के प्रभारी बनाए हैं। कांकेर से 7, रायपुर से 8, बताते चलिए। धमतरी से 11। अच्छा, पूछने का मतलब ये है कि धमतरी जिले से या बालोद जिले से 11 आंदोलन के प्रभारी बनाए हैं। इसका मतलब है कि 11 आंदोलन आपके जिले में संचालित हो रहे हों अथवा करने जा रहे हैं। सही है? ऐसा ही है? ऐसा कोई जिला जिसमें वो किसी 2 या 3 आंदोलन पे काम कर रहे हों लेकिन उन्होंने 11 आंदोलन के प्रभारी बना दिए हों, ऐसा भी कोई जिला है क्या? ऐसा भी कोई जिला है? दंतेवाड़ा। पीछे कौन सा जिला है भाई? तो जवान जी, इनका फॉर्म जमा हो गया है कि अपने पास? फॉर्म जमा हो गया आप लोग का भाई? आप फॉर्म वापस ले लीजिएगा और उसमें सुधार कर लीजिए। जिस आंदोलन को आप चला रहे हैं अथवा चलाने की योजना बना रहे हैं, उन जिले के आप प्रभारी बनाइए, जिससे कि हम उनके साथ बैठ कर के उस योजना के बारे में चर्चा कर सकें। दूसरी बात, इसमें 11 आंदोलन में किन किन बिंदुओं पर काम किया जा सकता है, ये विस्तार से मार्गदर्शन के लिए दिया गया है। कई बार भाइयों के मन में ये प्रश्न होता है कि हम कैसे आंदोलन चलाएं, कहाँ से शुरुआत करें। तो सुविधा की दृष्टि से ये हर आंदोलन के अनेक बिंदु दिए गए हैं। क्या आप में से ऐसा कोई जिला है जो सभी बिंदुओं में टिक किए हों? सभी आंदोलन में 11 आंदोलन है, किसी में 10 बिंदु है, किसी में 8 बिंदु है, उन तरीकों से किया जा सकता है। ये नमूना दिया गया है। वैसा भी कोई जिला है जो सभी बिंदुओं में टिक किया? नहीं ना? आप लोगों ने ये सोच कर किया कि जिस आंदोलन के अंतर्गत जो बिंदु है उन्हीं बिंदुओं पर हम काम करेंगे या कर सकते हैं। ऐसा ही है? चलिए, बहुत बढ़िया। हम इसलिए पूछ रहे हैं
कि अक्सर कई बार होता है कि हम सब बिंदुओं पर टिक कर देते हैं, और जब समीक्षा के लिए बैठते हैं कि किन किन बिंदुओं पर कितना काम हो पाया, तो फिर हमारा परिणाम बहुत कम आता है। और जब परिणाम कम आता है तो हम संकोचवश प्रगति कुछ बता नहीं पाते कि हमने कुछ किया नहीं है, इसलिए हम बता नहीं पाएंगे। या कभी कभी ऐसा होता है कि एक जिले वाले ने प्रगति शानदार बताई और दूसरे जिले वाले ने कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, तो वो संकोचवश संख्या को बढ़ा के बता देता है कि मैं कैसे कहूँ कि मैं इस आंदोलन में कुछ नहीं कर पाया। ऐसा भी नहीं करना है मेरे भाई। युग निर्माण किसी दूसरे के लिए नहीं है, स्वयं के लिए भी है। तो हम यदि हम आंकड़े को बढ़ाकर हम दिखा भी दें, किसको दिखाएं, किसको दिखाएंगे और किसको छिपाएंगे, क्या हासिल हो जाएगा। इसीलिए जितना हमारी क्षमता है उतना हम इसमें करेंगे, जिससे कि भैया लोगों को भी ये पता चले कि किस जिले में क्या स्थिति है, किस जिले में कमजोर स्थिति है, तो उसके लिए हम मिल बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन वास्तविकता को हम प्रदर्शित करने का साहस पैदा करें। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिस जिले का फॉर्म नहीं आ पाया है, क्या उनके जिले में अधूरा है अभी? हाँ, चलिए, एक बात थी, यहाँ कितने जिले के लोग हैं जी? गिनती कर रहे हैं। जिला प्रतिनिधि एक जिले से एक हाथ ऊपर करिएगा, गिनती करिए तो चंपेश्वर भाई। जिले का नाम लेते चलिए। बालोद, भारत हाथ उठाए, कांकेर, धमतरी, दंतेवाड़ा। मैं के उपजोन के हिसाब से चर्चा करता हूँ। अंबिकापुर शुरू करता हूँ। अंबिकापुर जिला कहाँ है जी? आया तो था, हमें पता है, बैठे आया तो भाई लोग कहाँ चले गए? अंबिकापुर जिला आया था, हमें पता है। सूरजपुर जिला आया था, ये भी हमें पता है, बैठे हैं। तीन जिला नहीं हो करके 33 30 जिला, 30 जिले के लोग आए थे। 30 जिले के लोग आए थे। अभी फॉर्म में सभी के लिए आए हैं। कुछ बिंदु छूट गए थे, अधूरा हो गया था, शांति पाठ करना पड़ा। अभी तक 30 जिले के भाई बहन समूह चर्चा में भाग लिए थे। 11 जिले के फॉर्म हमारे पास जमा हो चुके हैं। शेष 30 जिले के भाई बहन, 19 जिले के भाई बहन फॉर्म अभी यहीं जमा कर दीजिएगा। उनमें जो बिंदु छूट गया है उसको पूर्ण करके कर दीजिएगा, जिससे कि आगे उसका हम एक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके, केंद्र को अवगत करा सके। अब सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि 33 में से 30 जिले के भाई बहन यहाँ पहुँचे। समूह चर्चा में आपने भाग लिया और आपने संकल्प भी किया। सिर्फ हमारा बहुत दूरस्थ क्षेत्र रहा बीजापुर, वो नहीं आ पाया, जगदलपुर नहीं आ पाया, कोरिया से कम पहुँचे, इसलिए उस जिले के भाई बहन समूह चर्चा में भाग नहीं लिए। फिर भी बड़ी उपलब्धि है सभी भाई बहनों की। अब बात आती है भाई, ये जो आंदोलन के जिला प्रभारी बनाए हैं, ये जिला प्रभारी यहाँ उपस्थित हैं क्या? किसी आंदोलन के जिला प्रभारी? युवा जोड़ो आंदोलन, चलिए पहला आंदोलन, जिनको आपने जिला प्रभारी बनाया है, क्या वो यहाँ उपस्थित हैं? खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए जो जिला प्रभारी बने। युवा जोड़ो आंदोलन, युवा जोड़ो आंदोलन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी जिले के भाई भोजन करने गए 11 जिले। चलिए खड़े रहिए, खड़े 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 खड़े। हम ये जानना चाहते हैं, युवा जोड़ो आंदोलन के आप जिला प्रभारी हैं, क्या आपको पता है कि युवा जोड़ो आंदोलन के अंतर्गत हमको क्या क्या काम करना है? पता है आप लोगों में से?
पता है कि नहीं पता है? पता है? इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ी ब्रीफिंग चाहिए। बैठिए। हाँ, 22 जिले के वो प्रतिनिधि जो जिला जी जिस जिले के बाकी जो 19 जिले के नहीं है प्रतिनिधि, उनको मैसेज कीजिए इस कार्यक्रम के अभी 15 मिनट में वो पहुंच जाए जहाँ भी रहे। बाकी सभी जिले के भाई बहन यहाँ मौजूद हैं। जिस जिले के जिला प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचे हैं युवा जोड़ो अभियान के अंतर्गत के, उनको तुरंत आप मैसेज कीजिए कि 10 मिनट के अंदर में रामकृष्ण हाल में पहुंच जाए। तब समझ में आएगा कि वो जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में है। यदि कार्यक्रम को छोड़कर आप कहीं भ्रमण कर रहे हैं तो ये प्रमाणित करेगा कि क्षेत्र में जाकर आप कितनी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से काम कर पाए। वो नाम उनका है मगर वो यहाँ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी जिले के प्रतिनिधियों को जरूर भेजें। कहने का मतलब है भाइयों, किसी भी आंदोलन के जिला प्रभारी जो भी भाई बने हैं वो अपना दायित्व भली प्रकार समझें कि उनको करना क्या है। शुरुआत करते हैं युवा जोड़ों से। पहला आंदोलन है और अनिवार्य है, सभी बहनों के लिए भाइयों के लिए युवा जोड़ो अनिवार्य। अब जोड़ेंगे कैसे युवाओं को, इसमें बिंदु तो दिया गया है, लेकिन ये प्रभारी को दायित्व क्या होता है हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। बाकी मार्गदर्शन आधारित पीएचडी कर लेंगे क्योंकि इस मार्गदर्शन में सब कुछ हो रहा है। किसी भी युवा को जोड़ने के पहले उन युवा व्यक्ति को अथवा उनके समूह के साथ आत्मिक संबंध बनाना आवश्यक है। हमारा ध्यान रहता है हम किस युवा हमारे पास में आया, किसी भी माध्यम से आया, शिविर के माध्यम से आया, यज्ञ के माध्यम से आया, उस युवा को हम रचनात्मक आंदोलन तो बताते हैं और सीधे काम पर नियोजित करते हैं। न उसकी हम प्रतिभा देख पाते, न उसकी क्षमता देख पाते, न उसकी रुचि देख पाते और न उससे हम संबंध बना पाते। उन्हें लगता है कि मेरा काम सिर्फ इनके आदेशों का पालन करना है। तो हमारा निवेदन ये रहेगा, काम बाद में होता रहेगा, पहले उनके साथ इतनी आत्मिक संबंध बना लीजिए, इतनी मित्रता प्रगाढ़ कर लीजिए कि वो खुद ब खुद करने लगे कि भैया मैं आपके साथ काम करूंगा। तो ये जिला नेतृत्व करने वालों का दायित्व बनता है कि अपने जिले में आने वाले जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी इकाई हैं, वहां के सक्रिय युवा जो नेतृत्व कर रहे हैं अपने इकाई का या ऐसे किसी आंदोलन का, उनके साथ निरंतर संपर्क बना रहे, निरंतर संपर्क बना रहे। और यह संपर्क केवल काम के लिए नहीं होना चाहिए कि हमारा काम है तभी हम उनसे संपर्क करें। आत्मिक संबंध का मतलब है उनके सुख दुख को भी पूछिए। उनको एहसास होना चाहिए ये मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं अथवा मेरी बड़ी बहन है। जितना ज्यादा लगाव हम किसी व्यक्ति के साथ रख पाते हैं भाइयों, उतना ही ज्यादा आप उनसे काम ले सकते हैं। तो पहला सूत्र यही है कि हम अपने दायित्व को समझने के लिए स्वयं को और अधिक परिष्कृत करें। जो भी जिला का नेतृत्व करेंगे, आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, वो स्वयं को अधिक परिष्कृत करें। दूसरी बात, आप किसी भी युवा के नेतृत्व करता है मगर अधिकारी नहीं है। मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं इस आंदोलन का प्रभारी हूं तो मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा और सारे युवाओं को इसी आंदोलन पे काम करना चाहिए। मेरी रुचि है, अच्छी बात है, मगर आवश्यक नहीं है कि सामने वाले की रुचि भी उस विषय पर हो। सामने वाले की रुचि उस आंदोलन पर है भी, लेकिन उसके काम करने का तरीका अलग हो सकता है और आप चाहेंगे कि मेरे तरीके से काम हो,
तो भी आपका संगठन आगे नहीं बढ़ पाएगा उस समूह के लिए, उस आंदोलन के लिए। इसीलिए जितने भी आंदोलन के प्रभारी हैं, सभी जिले के प्रभारियों को मिला करके एक प्रांत स्तरीय संगठन बनेगा आंदोलन समूह का। युवा जोड़ो आंदोलन तो 33 जिले के, अभी 30 जिले आए, 30 जिले के युवा जोड़ो आंदोलन के प्रभारियों के एक अलग से ग्रुप बनेगा और उसके ग्रुप में ही लोग चयन करेंगे कि प्रांत के प्रभारी कौन होना चाहिए युवा जोड़ो आंदोलन के। वो उसको वही तय करेंगे, हम नहीं तय करेंगे। तो जो प्रांत के प्रभारी रहेंगे वो 33 जिले के प्रभारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहेंगे। आजकल ऑनलाइन की एक सुविधा हो गई है, चाहे तो सप्ताह में आधे घंटे का समय निकाल लें, ऑनलाइन बैठ जाए, 15 दिन में निकाल लें, महीना दिन में निकाल लें और उस जिले की स्थिति से अवगत होते रहें कि किस जिले की क्या स्थिति है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ बहुत बेहतर चल रहा है। जिस जिले की कमजोर स्थिति है युवा जोड़ो आंदोलन में और जिस जिले की बहुत बेहतर स्थिति है, तो बेहतर स्थिति के जिले के युवा भाइयों का सहयोग उन जिलों के लिए लिया जाना चाहिए जहां कमजोर स्थिति है। ठीक है, नहीं ताली की आवश्यकता, ठीक है। ये काम किसका है? जो आंदोलन के प्रभारी। और क्या करना होगा? जितने भी आंदोलन के प्रभारी हैं वो अपने आप को नेतृत्व क्षमता का विकास करें। एक आंदोलन का नेतृत्व कर ही रहे हैं ना वो, तो नेतृत्व करता तो हुए, तो नेतृत्व क्षमता का विकास करें। और नेतृत्व क्षमता का विकास का यहाँ भी उसका विषय का प्रतिपादन हुआ है, क्षेत्रों में भी हम लोग लगातार करते रहे हैं, उसका हम विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बिंदु पर ध्यान रखेंगे कि नेतृत्वकर्ता जितना विनम्र होगा, जितना धैर्यवान होगा, उतना ही अधिक नेतृत्व में सफल हो पाएगा। जितना विनम्र होगा और जितना धैर्यवान होगा, जितना सहनशील होगा, जिनमें सुनने की क्षमता होगी, उतना ही वह अधिक आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात, सबका सलाह जरूर पूछिए कि उस आंदोलन को करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसमें भी दिया गया है, क्षेत्र का भी अपना आपका अनुभव है, आपके विचार भी हैं, उनको भी सामने रखिए। किसी भी भाई को ये लगना नहीं चाहिए कि ये अपनी बात को ठोकता है। यदि सबका आप विचार पूछ लेंगे और अपने विचार के बारे में प्रस्तुत करेंगे तो अधिकांशता होगा कि आपके विचारों का ही अधिकांश समर्थन हो जाए, लेकिन उनके मन में ये भाव रहेगा कि भैया सब काम को सबके सलाह से करते, सबको पूछ कर करते। इससे आपके साथ वो भाई जुड़े रहेंगे, लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। ये नेतृत्व क्षमता का एक अनिवार्य गुण होना चाहिए। ये क्षमता हमारे भाइयों में होना चाहिए। ये केवल युवा जोड़ो अभियान की चर्चा नहीं, जितने भी आपने आंदोलन बनाया, उसके प्रभारी बनाए, सभी में ये विशेषता आनी चाहिए। उसके बाद क्या करना? उसके बाद आंदोलन के अंतर्गत जो भी आप कार्य करेंगे उसकी महीने की प्रगति की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस जिले में इसकी क्या प्रगति हो रही है। कोई जिला यदि कम प्रगति देता है तो उसको हीन भावना नहीं आना चाहिए और उस प्रकार की आपकी प्रस्तुति भी नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपका जिला बिल्कुल शून्य है। आप ये भी टिप्पणी मत कीजिएगा कि आप तो कुछ काम ही नहीं करते हैं, संकल्प आपने कर लिया मगर काम नहीं करते। किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे वहाँ काम जीरो ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि कोई भी भाई हमारा कोई कर्मचारी नहीं है, हमारा कोई आदेश निर्देश मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। हम सभी एक ही गुरु के शिष्य हैं, एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकले हैं। कोई बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है, कोई धीमी गति से बढ़ता है, किसी की व्यक्तिगत परेशानी होती है इसलिए थोड़ा धीमी गति हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। उन सब के साथ जहाँ जीरो स्थिति है उनको भी कहिए कि आपके क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की वास्तविकता कमी है। यदि आपके यहाँ भी 2-4 कार्यकर्ता ऐसे पैदा हो जाए जिससे आपको बल मिलेगा और आप बहुत कुछ कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम बाकी जिले के भाइयों का सहयोग लेंगे और आपके जिले में भी वो काम करके दिखाएंगे।
उनका उत्साहवर्धन करना है, उनको हिम्मत दिलाना है कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए। जिस दिन इस प्रकार के हम उनके साथ व्यवहार करेंगे भाइयों बहनों, उसके भीतर भी कोई संकोच की भाव होगा, कोई हीन की भाव होगा, कुछ कमजोरी की भाव होगा, वह भी दूर हो जाएगा और उसका भी हिम्मत आएगा काम करने के लिए। किसी भी जिले का लक्ष्य का निर्धारण करेंगे तो बराबर हर जिले के लिए एक ही लक्ष्य नहीं होगा, कार्यक्रम का एक ही रूपरेखा नहीं होगा। आप बना के भले दे दीजिए, मगर ये मत कहिए कि ये सब करना है। यदि कोई व्यक्ति एक गांव में उस आंदोलन को चला पाने की क्षमता रखता है तो एक गांव से शुरुआत होने दीजिए। यदि वो एक आंदोलन के एक बिंदु पर काम करने की क्षमता रखता है तो एक बिंदु पर काम करने दीजिए। जिस प्रकार से अंशदान के बारे में कहा जाता है, जो महीने में लाख रुपया कमाता है और यदि वो 5,000 महीने का अंशदान देता है उसकी, और जो महीने में ही 5,000 कमाता है और वो महीने का 30 रुपया अंशदान देता है, तो कहते हैं कि दोनों का अंशदान में कोई कमी बेशी नहीं। उन्हें ज्यादा कमाते से ज्यादा दे दिया, तो सवाल यहाँ पर पैसा किसने कितना ज्यादा दिया या कम दिया उस पर निर्भर नहीं है। प्रश्न ये है कि किसके हृदय में कितनी ज्यादा मिशन के लिए, समाज के लिए लगन है, तड़प है। इसलिए भाइयों, कभी भी आप समीक्षा करिएगा तो आंकड़ा देख करके मत करिएगा कि किस जिले का आंकड़ा कितना ज्यादा और किस जिले का आंकड़ा कितना कम है। जिस जिले में कम है उसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। जिस दिन हमारे जिला प्रभारी इस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, हमें लगता है कि वह जिला भी अन्य जिलों के बराबरी में आ जाएगा। ठीक है भाइयों, तो ये हमारे जिला प्रभारी जो आंदोलन प्रभारी बने हैं, ये आंदोलन प्रभारियों का दायित्व है कि इस काम को इस प्रकार से भूमिका में निभाएंगे। अगली बात, आप आंदोलन चलाने में अब आएगी, आपको कुछ संसाधन चाहिए, कुछ आर्थिक व्यवस्था चाहिए। तो ये संसाधन कहाँ से उपलब्ध होगा, ये आर्थिक व्यवस्था कैसे जुटेगा? उसके लिए हम निर्भर रहते हैं अपने से ऊपर वालों से। मैं नाम नहीं लूंगा, संकेत आप समझ जाएंगे। ऊपर वालों की अपेक्षा रखते हैं और ऊपर वाले हमारी अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें तकलीफ भी होती है। पास आर्थिक संसाधन नहीं है और हम अपने से बड़ों की अपेक्षा कर रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर फिर द्वंद्व शुरू होता है। हम अपनी अपेक्षाओं को अपना अधिकार समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात हो सकता है कुछ गहराई लिए हो, लेकिन हम उस समाधान की ओर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रश्न विश्वविद्यालय में भैया जी के सामने भी आया था। हम कोशिश कर रहे थे बड़े भाई के माध्यम से उसका समाधान करवाएं, मगर ऐसा अवसर मिला नहीं। तो आर्थिक व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण जब हम उसको अपना अधिकार समझते हैं तो वहां से थोड़ा सा अहंकार का भी भाव पैदा हो सकता है, थोड़ा सा हमारे समूह के ताकत का भी एहसास का भाव भी हो सकता है कि हमारे संगठन इतना मजबूत है और कौन होता है हमको ऐसा करने वाला। लेकिन इससे हमें कोई संसाधन तो मिलता नहीं, इससे हमें कोई आर्थिक व्यवस्था तो मिलता नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा इसी उधेड़-बुन में खपत हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि यह विवाद इतना लंबा चला जाता है कि जिस आंदोलन के सहयोग के लिए हम ये सब काम करते रहते हैं, उस विवाद के चक्कर में हमारा मन भी हताश और निराश हो जाता है और वह कार्यक्रम को भी हमको स्थगित करना पड़ जाता है। होता है ना? तो उसका उपाय क्या है? उपाय बहुत शानदार है। क्या? जिस प्रकार से एक एक मुट्ठी अंशदान से, अन्नदान से इतना बड़ा संगठन का, इतना बड़ा संस्थान का शुभारंभ हुआ था, ठीक उसी प्रकार से जितने भी हमारे युवा भाई बहन हैं
यदि वो एक एक रुपया अंशदान उस निमित्त निकाल दें और नियमित निकाल दें, तो हमें लगता है जितना आपके पास आर्थिक संसाधन जुटेगा उतने ही हैसियत में आप उस आंदोलन की शुरुआत कर दीजिए। प्रारंभिक में शुरुआत उतने से ही कर दीजिए। आपके पास यदि 500 रुपये पे हो जाता है व्यवस्था, तो 500 रुपये के ही खर्च से उस आंदोलन का शुभारंभ कर दीजिए। आपके आंदोलन से प्रभावित होकर 5000 रुपये देने वाले पैदा हो जाए। किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति से अथवा किसी भी संगठन से विवाद से बचने का प्रयास कीजिए। जिस दिन हम अपने विवाद से बच जाएंगे तो सारी हमारी ऊर्जा, सारी शक्ति अपनी युवा शक्तियों को सकारात्मक काम में लगा पाएंगे। अपनी फौज को बढ़ाने का काम कीजिए। यदि आपके पास 5 युवा है तो उसको 25 बनाइए, 25 है तो 50 बनाइए और उस 50 युवाओं से 1-1 रुपए लेकर के काम को शुभारंभ कर दीजिए। मैं एक बार एक जगह गोष्ठी में गया था, शक्तिपीठ में गोष्ठी हो रही थी, छत्तीसगढ़ के बाहर की बात है, नासिक की बात है। चलिए, अब तो यहाँ कोई है नहीं महाराष्ट्र में। और दोनों ग्रुप थे, ट्रस्टीगण भी थे, युवा भाई भी थे। हमने युवा भाइयों को पूछा आपकी कोई समस्या तो नहीं? बोले बड़ी समस्या भी है, हमको तो बैठने ही नहीं देते यहाँ। फिर हमारे बड़े भाइयों से पूछा तो उन्होंने भी अपने बताई। कुल मिलाकर के लंबी हो जाएगा कथा। युवा भाइयों ने शिकायत किया कि हमको यहाँ बैठने नहीं देते, इसलिए हम काम नहीं कर पाते। शार बात ये निकल कर गया। हमने कहा यदि इस जगह के बाहर कहीं बैठ करके काम करने के बारे में कभी चिंतन किया आपने? यहाँ बैठने क्यों चाहते हैं? इस योजना को प्रारूप बनाने के लिए, इस योजना पर चर्चा करने के लिए घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए। 2 घंटे आप किसी मंदिर में क्यों नहीं बैठ जाते? 2 घंटे किसी घर में क्यों नहीं बैठ जाते? 2 घंटे किसी सार्वजनिक पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? जो चर्चा आप किसी पीठ पे बैठकर करना चाहते हैं, वही चर्चा किसी मंदिर के प्रांगण में बैठकर भी किया जा सकता है और वो प्रारूप योजनाएं बनाई जा सकती हैं। अब हम उसी नाम से इतना विवाद पैदा कर लिए, इतनी दूरी बढ़ा लिए और इतना कि सारा समाधान करने के लिए ऊर्जा उसी में खपत। तो मेरा यह व्यक्तिगत सोच है मेरे भाइयों, यदि कोई प्रेम से हमें मदद करता है तो अच्छी बात, नहीं करता है तो एक ही रास्ता है कि हम अपनी संगठन की दायरे को बढ़ाएं। और उस दायरे में बढ़ाने में होगा कि जिसके पास जितनी शक्ति होती है आदमी उससे मित्रता करता है। यदि आपके पास 50 लोगों की युवाओं की फौज रहेगी तो आपके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। और जब आपके बिना कोई काम नहीं हो सकता तो आपको चाहे या ना चाहे वो सहयोग करना पड़ेगा। करते हैं वो, मैंने बहुत उदाहरण देखे हैं। इसीलिए जितने भी आंदोलन के प्रभारी भाई बहन हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कहीं पर भी इस प्रकार की स्थिति आ रही है तो अपने आप को बिल्कुल समेट लीजिए। ठीक है भैया, आप ही बड़े हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। और हम इस प्रकार से अभियान को शुरू करेंगे मेरे भाइयों, क्योंकि चलाता कौन है अभियान? चलाता कौन है अभियान? युग निर्माण योजना के अंतर्गत जितने भी अभियान चलते हैं, इसकी प्रेरणा कौन देता है? शक्ति कौन देता है? साधन कौन देता है? तो फिर झगड़ते किस बात के लिए? जिस दिन हमको लगता है कि हमारे पुरुषार्थ का बल है, उसी दिन हमको झगड़ा करने का भी मन होता है। और जिस दिन आपके मन में, हमारे मन में भाव पैदा हो जाए तो प्रेरणा देने वाला वो सत्ता, संसाधन जुटाने वाला सत्ता, वो लिख कर गए हैं ना कि किसी भी काम में साधन का अभाव नहीं होगा। लेकिन हम भरोसा नहीं कर पाते। हम बजट बनाते हैं 20,000, 50,000, जितनी हमारी हैसियत नहीं है। आज सुबह की कक्षा में नमन नारायण पांडे भाई साहब ने एक बात कही, आप लोग ध्यान दिए? मैंने ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि जब शांति कुंज का शुरुआत हुआ तो शांति कुंज के पास पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए। एल्युमिनियम की थाली में और एल्युमिनियम की कटोरी में भोजन कराया जाता था, ऐसा बताया है, मैंने सुना नहीं था पांडे जी। और भी बहुत सारी बात बताएं, मतलब वो आर्थिक स्थिति को बताएं, कहाँ से शुरुआत हुआ एक तरफ।
और दूसरी तरफ ये भी बोलते जा रहे थे कि गुरुदेव कहते हैं कि मुझसे कोई धनवान इस संसार में नहीं है। वो दोनों साथ साथ बताते जा रहे थे। अब इस समझने वालों को फेर है कि दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति एल्युमिनियम की थाली में भोजन क्यों करता है। मैं अनेक बार इस बात को भी गोष्ठी में करता हूँ कि जिस गुरु सत्ता के आशीर्वाद से आज जिसके घर में खाने के लिए अन्न नहीं रहता था, वो आज अरबपति बन गया। आपके सामने एक उदाहरण है प्रत्यक्ष, आज हमारे भी सामने में है, आपके भी सामने में है। ऐसे घर, ऐसे परिवार जो दोपहर को भोजन करते थे और रात को भोजन के लिए दाना नहीं रहता था, और आज 20 साल 30 साल में वो इतना अरबपति बन गया तो खुद को नहीं पता कि कितने पैसे हैं उनके पास। वो इनकम टैक्स वालों को खबर करते हैं, भैया मेरे यहाँ छापा मार लो जिससे कि मैं और दूसरा काम बेहतर कर सकूं। उदाहरण है मेरे पास। तो जिसके आशीर्वाद से खाने के दाना नहीं उसको अरबपति बना दिए, तो क्या गुरु सत्ता अपने अभियान को चलाने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं कराते? वो देखना चाहते हैं कि हमारे परिजनों में कितनी लगन है, कितनी निष्ठा है, कितनी समर्पण है, और निकालना चाहते हैं वो अंशदान और समयदान को। आपके पॉकेट से निकालना भी इसलिए चाहते हैं कि जिससे कि आप देने की प्रवृत्ति पैदा कर सकें, और किसी जन्म में हमने कुछ पाप कर्म कमाया तो कम से कम इस जन्म में इसको छूट सके। वो निकालते इसीलिए हैं, अन्यथा मिशन का कोई भी कार्य किसी भी अभाव में रुक नहीं सकता यदि हमारा नियत साफ हो और हमारा समर्पण पूरा हो। मिशन के काम करने के लिए सिर्फ दो बात हमेशा ध्यान रखें मेरे भाइयों बहनों, चाहे परिस्थिति कुछ भी रहे, किसी भी आंदोलन, किसी भी योजना के लिए हमारी नियत साफ होनी चाहिए और हमारा समर्पण पूरा होना चाहिए। यदि दो भाव किसी के मन में विराजमान है तो वह कभी भी असफल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है, 1 रुपया पॉकेट में न रहते हुए भी 20 लाख का हमने बजट बनाया और कार्यक्रम किया। लोग सवाल करते थे, ये टेंट लाइट माइक आप किराए पे लाए हैं और आपको चंदा का राशि नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हमने कहा कुछ जमीन हमारे नाम से बेच दे। लेकिन ये प्रश्न वही करता है जिसके मन में विश्वास की कमी होती है। तो मेरे भाइयों, जितने भी युवा साथी भाई बहन बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कहीं भी किसी भी संगठन से, किसी भी व्यक्ति से विवाद की खबर नहीं आनी चाहिए। कभी आप ये मत कहिए कि इसके कारण ये हमारा आंदोलन नहीं हो पा रहा है। आपको आंदोलन करने के लिए कोई रोक नहीं सकता, अपने घर में बैठने के लिए मना कर सकता है, आपको संसाधन देने के लिए मना कर सकता है, मगर कोई ये नहीं कर सकता कि आप मेरे जिले में ये आंदोलन मत चलाइए। और यदि ऐसा कोई करता है तो हमें बताइए। कोई नहीं कह सकता कि आप नशा मुक्ति आंदोलन मत चलाइए, बाल संस्कार मत चलाइए, पेड़ पौधा मत लगाइए, कौन कहेगा? बल्कि आपके चलाए जा रहे आंदोलन का आंकड़ा आपसे मांगेंगे और मांग करके प्रगति रिपोर्ट केंद्र को भेजेंगे कि हमारे जिले में ये सब चलता है। वहां पर भी आप धीरज रखिएगा। आप करते हैं, नाम वो ले रहे हैं, हजम कर जाइएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जिसके लिए हम काम करते हैं, काम वो देख रहा है। हमारा आंदोलन किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं है। व्यक्ति कभी आपके काम पर ताली बजाएगा तो वही व्यक्ति आपकी आलोचना करेगा। इसलिए किसी व्यक्ति पर भरोसा करके आप काम मत कीजिए, भरोसा करिए तो उस परम सत्ता पर, कुछ गुरु सत्ता पर। तो जिसको लिए काम करते हैं वो तो देख रहे हैं आपके काम को। स्थूल जीवन में कौन क्या नाम लेता है, उस पर ध्यान यदि आप हटा लें, इतनी हमारी साधना पहुंच जाए तो भाइयों आपका नेतृत्व कौशल आगे बढ़ेगा। नेतृत्व ही नहीं, जितने भी युवा भाई बहन जिस काम में लगे हैं मिशन का, कभी उनको निराशा नहीं आएगी, कभी उनको हताशा नहीं आएगी। क्योंकि एक बार हमने देखा है ऐसा, प्रांत स्तरीय कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम किसी और नाम से हुआ, कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ और था, और कुछ हमारे अगले दिन अखबार में जब छपा
उस अखबार की रिपोर्टें, तो सब लोग देख करके हैरान हो जाए कि उसकी हेडिंग में कुछ और लिखा हुआ था। किसी और ने बढ़िया से प्रेस रिपोर्ट बनाई, सबका बढ़िया से फोटो खींच लिया। आवाज आ रही है तो बंद कर। एक जांच, और उन्होंने अपने नाम से हेडिंग छपवा दी कि हमने ये कार्यक्रम किया। क्या हासिल हुआ इससे? जो उपस्थित थे वो जानते हैं कि किस उद्देश्य के लिए आयोजन हुआ, किसने आयोजन किया। अखबार में 2-4 लोग जो पढ़े और जो उपस्थित थे उस हाल में, उनके मन में क्या भाव आया? ये कितने झूठे हैं कि सरासर झूठ बोल रहे हैं। आयोजन किसी और ने किया, किसी और उद्देश्य के लिए किया, और ये अपना नाम छपवा लिया अखबार में। कितनी आध्यात्मिक प्रगति हो गई, कितना नाम कमा लिया उसने। मैं सत्य घटना बता रहा हूं, मेरा संकेत समझ गए होंगे। नाम मैं नहीं लूंगा किसी का। अब ये इस विचारधारा से यदि कोई मिशन का काम कर रहा है तो मान कर चलिए कि जिस आध्यात्मिक गुण की वजह से उसे इस गुरु सत्ता का काम करने का अवसर मिला, मगर इसी प्रकार की सोच उसकी आध्यात्मिक दुर्गति करा देगा। आध्यात्मिक ही नहीं, सामाजिक भी दुर्गति कराएगा। और सामाजिक ही नहीं, जब व्यक्ति का अध्यात्म ही कोरा हो गया, व्यक्ति का समाज ही कोरा हो गया, तो व्यक्ति के भीतर भी कुछ नहीं रहता मेरे भाइयों। व्यक्ति के भीतर भी कुछ नहीं रहता। पद में रहने के व्यक्ति को जब तक पद है तब तक कोई नमस्कार कर देता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व खोखला है तो जिस दिन कुर्सी से नीचे उतरता है वो चपरासी भी उसको नमस्कार नहीं करता। मैं बात लौट के आ रहा हूं अपने युवा भाइयों के लिए, क्योंकि आपको नेतृत्व करना है। चाहे आंदोलन का नेतृत्व करें, चाहे इकाई का नेतृत्व करें, क्योंकि जितने युवा बैठे हैं सब नेतृत्व करता ही युवा है। और आप सारे अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हैं। मेरे पास बहुत जगह से पत्र आता है, बहुत जगह से फोन भी आते हैं, परेशानियां बताते हैं। सबसे बड़ी परेशानी इसी बात की होती है। तो मैं भाइयों को यह आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, और उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे फोन जरूर कीजिए। मिल बैठकर तो समाधान करेंगे, व्यवहारिक भी समाधान करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता मुझे जो समझ में आया इतने दिनों से, एकमात्र आस्था यही है। ठीक है भाइयों? ये हुआ उस जिले के युवा जो आंदोलन के प्रभारी हैं अथवा किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व करेंगे उनके लिए। संगठन के काम को आगे बढ़ाने के लिए भी जब आप आर्थिक संसाधन इकट्ठा करें तो बाकायदा रजिस्टर में दस्तखत करा लें, उनकी जानकारी रहे, और जिन लोगों ने आपको कुछ सहयोग किया है उनके समक्ष उनकी रिपोर्टिंग भेज दीजिए। आजकल ऑनलाइन की सुविधा है। इस मद में इतना पैसा प्राप्त हुआ, इतना खर्च हुआ, इतना बचा है, आदि आदि। तो आपके काम का विस्तार होता जाएगा, देने वाले हाथ आते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जिनके लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। तो ज्यादा मेहनत करने के लिए आपको ज्यादा हाथ चाहिए, और ज्यादा हाथ के लिए आप केवल पीले कुर्ते के भरोसे मत रहिए कि आपको गायत्री परिवार के युवा मिलेंगे तभी उस काम को करेंगे। आज हमारे समाज में जितने भी युवा साथी हैं, जब मैं ये बात सुनता हूँ कि आज हमारे युवा भटक गए हैं, जब मैं सुनता हूँ कि हमारे युवा कोई सहयोग नहीं करते, उदंड है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि उदंडता करने वाले युवा, असहयोग करने वाले युवा शायद 10% होंगे, 90% युवा आज भी सहयोगी स्वभाव के होते हैं। 90% युवा को आप प्रयोग करके देख लीजिए। जब आप सड़क पर जा रहे हो और सड़क पर किसी की दुर्घटना हो गई हो, वो व्यक्ति नीचे गिर गया हो सड़क पर, दौड़ के सबसे पहले कौन आता है? वो दौड़ के आता भी है, उसको अस्पताल भी पहुंचाता है, उसके भीतर संवेदना है। ये कुछ लोग हैं जैसे राक्षस कुछ लोग होते थे और अपने साम्राज्य फैलाते थे। इसका मतलब ये नहीं रहा कि राक्षसों ने कभी उनका
ज्यादा संख्या रही हो। हमेशा से संख्या देवताओं की ही ज्यादा रही है। परेशानी इस बात की हुई कि देवताओं संगठित नहीं हो पाए, इसलिए राक्षसों ने राज किया। आज भी हमारे युवा उदंड है, वो बात सही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो उदंड है वो गड्ढे में जाकर गिर जाए तो क्या मतलब। जो सही है, जिनके भीतर में संवेदना है मगर जागृत करने का अवसर नहीं मिल पा रहे हैं उनको, अब उनकी संवेदना को जागृत करें और उनका सहयोग लें, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी आंदोलन में युवाओं की कमी नहीं पड़ेगी। हमारा कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं जिसमें पीले कुर्ती की आवश्यकता हो, कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं है जिसमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता हो। हमारे जितेंद्र भाई पटेल बैठ खड़े हो जाइए। जितेंद्र भाई, ये बलौदा बाजार के जितेंद्र पटेल है भैया। भैया भैया ये भाई ने एक संकल्प किया आदर्श होली का, कि मैं अपने गांव में जैसे गुरुदेव ने चाहा है वांग्मय का अध्ययन किए और अपने गांव से शुरुआत की आदर्श होली का। जिस आदर्श होली में बहनें भी रहती हैं, भाई भी रहते हैं, उसकी परिक्रमा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, गांव में जुलूस निकालते हैं और वहां दीप यज्ञ करते हैं। दीप यज्ञ करके मिल करके गांव वाले उस आदर्श होली को मनाते हैं। अपने गांव में एक उदाहरण पेश किया और इनकी एक प्रेरणा, ताली बजाने का भी वक्त और बचा है, इसकी एक प्रेरणा से जब ये सफल हो गए तो उन्होंने कहा कि क्यों मैं अपने पड़ोस के गांव में इसका प्रयोग करूं। अपने पड़ोस में सफल हो गया और आज 300 गांवों में आदर्श होली करवाते हैं। अब जब मैंने भाई से जानकारी लिया, जी जी जी, यदि समय मिलेगा तो एमडी विभाग से रिकॉर्डिंग भी अपन करवा सकते हैं आप लोग के सहयोग से, तो वीडियो भी बन जाएगा आपके पूरी का। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि क्या भाइयों के साथ काम करने वाले सभी गायत्री परिवार के हैं? नहीं, गांव के सारे लोग इनकी सहयोग करते हैं, जो गायत्री परिवार से जिनका लेना देना नहीं। गांव के जनप्रतिनिधि, सरपंच आदि आदि मुझे बताया, विस्तार से जानकारी दी, और अन्य गांव के लोग भी जो गायत्री परिवार से नहीं जानते। और इससे फायदा क्या हुआ मालूम? फायदा ये हुआ कि उस एक आदर्श होली के कार्यक्रम में जब देखा कि एक गायत्री परिवार का एक बालक ने इतना करिश्मा कर दिखाया, तो बाकी लोग भी गायत्री माता को मानना शुरू कर दिए। ये युग निर्माण का एक सच्चा कार्य मेरे भाइयों। तो हम आंदोलन कोई भी हो, यदि दायरा को विस्तृत कर दें, आप नेक नियति से, बिना किसी चाहत के, इस भाई ने यदि चाहा होता कि मैं ये काम करता हूं तो वीडियो में मेरे नाम आ जाए, अखबारों में मेरे नाम आ जाए, सब जगह मैं छा जाऊं, यदि चाहा होता तो आज ये 300 गांव में सफल नहीं हुए होते। और जिस दिन इनके मन में चाहत आ जाए कि अब मैं इतना बड़ा इसके आंदोलन का महारत हासिल कर लिया हूं, उस दिन इसकी कमी 300 से घट करके 100 में आ जाएगी। मन की चाहत, प्रेरणा देने वाला वो सत्ता, लोगों को प्रेरित करने वाला वो सत्ता। क्योंकि गांव के आज माहौल को जिस प्रकार के हम देखते हैं, उसमें इस नकारात्मकता माहौल को सकारात्मकता में बदल देना और गांव वालों का सहयोग लेना। नहीं तो ये भी कह सकते थे तुमको जो करना है कर लो भैया, हम तो अपने घर पे रहेंगे। ऐसा भी नहीं, सारे गांव वाले जाते हैं और 300 गांव मायने रखते हैं मेरे भाइयों। उन्होंने एक पुस्तक भी निकाली है। हम चाहेंगे, आज प्रदेश के सभी जिले के भाई बहन मौजूद हैं, वो पुस्तकें आपके पास पहुंच जाएगा। उसके उसी तरीके से, जिस तरीके से भाई ने किया है, उसी तरीके से आप अपने जिलों में भी उदाहरण पेश कर दें, तो यह छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के इतने जिलों में आदर्श होली मनाई जाती है। प्रशिक्षण देने के लिए जितेंद्र भाई तैयार हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जिस प्रकार की बात हो, करने की चाहत हमें पैदा होनी चाहिए। और जो जिला चाहत पैदा करेगा, प्रशिक्षण उसी जिले में होगा। हम यहाँ से नहीं कहेंगे सब जिले को करना चाहिए। आपके हृदय में, जिसके हृदय में यह भाव पैदा होता है, वो व्यक्ति खड़े होकर कह देगा कि मैं अपने जिले में ये करवाना चाहता हूं, तो उनको बताना भी पड़ेगा कि इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। इसलिए आंदोलन प्रभारी बनाया गया, कुरीति उन्मूलन, व्यसन मुक्ति आंदोलन इसलिए प्रभारी बनाया गया कि जिसके नेतृत्व में वह आंदोलन आगे बढ़ेगा।
तो भाइयों, जितेंद्र भाई अभी कल तक भी हैं, लेकिन भाइयों के हृदय में यह भाव पैदा होता है कि हमारे अपने जिले में भी हम शुरू करेंगे, अपने गांव से शुरू करेंगे, जिले को छोड़ दीजिए, हम अपने गांव से शुरू करेंगे तो भी जितेंद्र भाई से संपर्क कर सकते। उदाहरण बता रहा था मैं कि हम किसी भी आंदोलन के दायरा बढ़ाने के लिए उनका सहयोग लें। हमारे पास भाइयों युवाओं की इतनी बड़ी फौज है, और ये गुरु सत्ता की कृपा है कि शायद छोटा सा प्रदेश बड़ा धनवान है। हम कैसे, हर साल हम इतना युवा शिविर लगाते हैं, 6-6 दिन का शिविर लगाते हैं, इतने हमारे युवा साथी हमारे नजदीक आते हैं, मिशन से जुड़ते हैं, वो हमारे तो पक्के सहयोगी बने ना। आपके साथ झोला उठाकर कहीं नहीं जाएंगे, मगर पौधा लगाने के लिए कहीं मना करेंगे क्या? व्यसन मुक्ति की आप प्रेरणा देने के लिए रैली निकालेंगे, मना करेंगे क्या? ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें वो मना करेंगे? सवाल ये है कि उन युवाओं का हम नियोजन सही तरीके से नहीं कर पाते। नियोजन, जिस दिन नियोजन करने की कला हमने सीख ली, उस दिन कार्यकर्ताओं का अभाव दूर हो जाएगा। समय दान का संकल्प भरते हैं, कागज हमारे पास आ जाता है, मगर जिसने कागज लिया वो नियोजन नहीं कर पाता, और उसके अभाव में समय दान भी शिथिल हो जाता है। किसी की साधना की प्रबल नहीं है कि स्वयं का नियोजन कर पाए, उन्हें कोई न कोई प्रेरित करने वाला चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, जितने भी भाई बहन हैं सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में जितना युवा शिविर हो रहा है, इसके पहले भी हो चुका है, आपके सबके पास मेरी कार्ड है। उन युवाओं को लेकर के कोई न कोई रचनात्मक आंदोलन आप चलाइए, और उसी रचनात्मक आंदोलन से वो युवा आपके साथ जुड़ेंगे, और किसी कार्यक्रम में नहीं। आप यज्ञ करते हैं, बुला लेते हैं, अच्छी बात है, मगर अपेक्षा यह मत कीजिए कि जिस भाव से आप यज्ञ को करते हैं उसी भाव से वो भी करेगा। ये रचनात्मक आंदोलन की जो शुभारंभ हुआ है मेरे भाइयों बहनों, ये कार्यकर्ता पैदा करने का एक माध्यम भी है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जितेंद्र भाई पटेल। तो ये काम आप सबको करना होगा, जितने भी आंदोलन के प्रभारी हैं अथवा जितने नहीं भी हैं। ये बात केवल आंदोलन प्रभारी के लिए नहीं, ये सबके लिए हो गया, अब सार्वजनिक हो गया कि हम अपनी टीम का विस्तार कैसे करें। जहां भी जाइए हम पूछते हैं कि आपके यहाँ आंदोलन चलाना चाहते हैं ना, बोलेंगे हाँ चलाते चाहते हैं। अब चला पाते हैं क्या? बोले नहीं। क्यों नहीं चला पाते? हमारे पास कार्यकर्ता नहीं। तो भाइयों, ये कार्यकर्ता दूर करने का सरल उपाय, ठीक है? ठीक है भाइयों, अब अगला काम क्या करेंगे? अगला काम ये करेंगे कि ऐसे युवा साथी जब आपके पास आए, मैं जितेंद्र भाई को भी बोलूंगा और अन्य भाई को भी, जो किसी भी आंदोलन में आपका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, जब भी अखबार में आप उसकी रिपोर्टिंग कीजिए, उन युवा भाइयों को सामने रखिए कि इनके सहयोग से हमने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। मन में ये भाव मत रखिए कि मैं तो इसका प्रमुख हूं और मेरे प्रमुखता के कारण ही यह आंदोलन चल पा रहा है। थोड़ा सा धैर्य रख लीजिएगा। आप प्रमुख हैं, इस बात को ऊपर वाला जानता है। आप अभी जितना काम कर पा रहे नहीं है, आपकी क्षमता इससे 100 गुना ज्यादा है। तो गुरु सत्ता आपके भीतर की क्षमता को निकालने का आपको अवसर प्रदान करते रहते हैं। आपने एक आंदोलन चलाया, आप 300 गांव में पहुंच गए, और यह सीमा का कोई ठिकाना नहीं है कि 300 गांव कब 3000 गांव में बदल जाएगा। तब जब हमारी साधना प्रखर होगी, और साधना माला जपने की बात नहीं, साधना वो जो आप काम करें, काम का अहंकार ना आए। आप काम करें और काम के बदले में श्रेय लेने की इच्छा भी ना पैदा हो। काम के बदले में श्रेय लेने की इच्छा भी पैदा नहीं होनी चाहिए, तब आप उस काम को आगे बढ़ पाएंगे। और जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही गुरु सत्ता का आशीर्वाद इतना मिलेगा कि आने वाला समय वो पूरा क्षेत्र आपको एक किसी पदवी से पुकारेगा, आपका कोई नामकरण कर देगा। जैसे कहते हैं कोई 1000 पेड़ लगाया तो हजारीबाग नाम पड़ा और आम का बगीचा, बहुत सारे उदाहरण आप जानते हैं। तो आप भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। भाइयों बहनों, चूंकि युवाओं के लिए इसलिए आवश्यक है कि युग निर्माण योजना
जिम्मेदारी हमारे कंधे पे रहे। हमारे वरिष्ठों ने जो भूमिका निभानी थी निभा ली। अब हम उनकी शिकायत नहीं कर सकते। जिस विपरीत परिस्थिति में उन्होंने युग निर्माण योजना की नींव रखी, मेरे भाइयों बहनों, हम नहीं रख सकते थे। क्यों? कि हमें उतनी धैर्यता नहीं है, हमें उतनी सहनशीलता नहीं है, हमें वो गुण अभी विकसित नहीं हो पाया जो गुण हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे वरिष्ठों ने किया। जब कहीं यज्ञ करना होता था तो गांव के लोग लाठी लेकर निकलते थे कि कौन हो तो तुम यज्ञ करने वाले। यज्ञशाला को तोड़ दिया जाता था, डंडे लेकर दौड़ाया जाता था, कहीं खाने को नहीं मिलता था। उस विषम परिस्थिति में हमारे वरिष्ठों ने आज युग निर्माण योजना का विस्तार किया। मेरे भाइयों, तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, किसी भी युवा भाई बहन किसी भी वरिष्ठ के प्रति न तो नकारात्मक सोचे, न नकारात्मक टिप्पणी करे और न ही उन्हें किसी प्रकार की अपेक्षा रखे, क्योंकि उनकी भूमिका संपन्न हो गया है। जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस आंदोलन को और कितना आगे बढ़ाएं, इस युग निर्माण को और कितना आगे तक लेके चले जाए, जिससे कि हमारे जो बच्चे नहीं कहना चाहिए, युवा साथी, जिस सुपर 100 की बात हम कह रहे हैं, जो 20 साल के बच्चे हैं, 22 साल के हमारे युवा साथी हैं जो सुपर 100 में हैं, उस सुपर 100 युवाओं को हम क्या देने जा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारे आने वाले बाद की पीढ़ी भी कह सकते हैं, हमारे सहयोगी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेश युवा हैं, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के। हम भैया जी से आग्रह करेंगे दिसंबर में समय दें तो उन सारे 25 जिले के हम 2500 सुपर 100 युवाओं का एक सम्मेलन करना चाहेंगे, 2 दिवसीय कार्यशाला। केवल वही व्यक्ति प्रवेश करेंगे, उनको प्रवेश पत्र हम उन्हीं को देंगे जो हमारी सूची में है, 2500 युवा सुपर 100। उनके लिए मार्गदर्शक हम और आप बनेंगे, उन युवाओं के लिए। तो मार्गदर्शक कैसे बनते हैं? मार्गदर्शक हमेशा, ठीक है, चर्चा भी आवश्यक है, उपदेश तो नहीं है, चर्चा भी आवश्यक है, लेकिन मार्गदर्शक हमेशा अपने आचरण से किसी को प्रेरित कर सकता है, अपने आचरण से। जितने भी हमारे युवा भाई प्रदेश में हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी आचरण को इतना पवित्र बना के रखें, इतना निर्मल बना के रखें, इतना अपने आप को तपाने का प्रयास करते हैं कि हमारे वरिष्ठ भी आपको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए। भाइयों बहनों, आज जिस मुहाने पर हम और आप खड़े हैं, यह एक सुनहरा अवसर है। युग निर्माण योजना का ऐसा दुर्लभ अवसर हमारे इस जीवन, क्या सैकड़ों जीवन में दोबारा नहीं आने वाला। एक एक क्षण यदि आपने लगा दिया, जितना आपके पास समय है, हम नहीं कहेंगे आप नौकरी छोड़ दीजिए, दुकान बंद कर दीजिए, लेकिन नौकरी करने के पश्चात और दुकान करने के पश्चात जो समय आपको मिलता है उसको डायरी में नोट कीजिए। कितने घंटे का आप समय मिलता है और उस कितने घंटे में कितने घंटे आप मिशन के लिए दे पाते हैं। आपने डायरी बनाई क्या? नहीं। बाल संस्कार शाला में बच्चों को बोलते हैं ना, अब रोज डायरी बनाया कीजिए, तो बड़ों के लिए छूट है, आचार्यों के लिए छूट है। जिस दिन आचार्य भी डायरी बनाना सीख जाएगा, बच्चे स्वयं प्रेरित हो जाएंगे। आचार्य का मतलब सारे कार्यकर्ता। आप डायरी जिस दिन बनाना सीख जाएंगे और रोज का हिसाब जिस दिन लिखना शुरू कर देंगे कि आज की तारीख में मैंने कितना समय मिशन के लिए लगाया, किस रूप में लगाया, एक अलग विश्लेषण है। घर से बाहर नहीं जाते हैं तो भी आप मिशन के लिए योगदान कर सकते हैं, लेकिन उस मिशन के लिए अपने चिंतन को, अपने समय को, अपने मन को कितना आप लगाया, आप उसका आकलन करेंगे मेरे भाइयों बहनों, और खुद को आप नंबर दीजिएगा। कोई दूसरा परीक्षक नहीं आएगा। एक साल आप अपनी डायरी कर करके नंबर आप दीजिएगा, तो महसूस कीजिएगा कि हम में से कोई भी पास होने वाला नहीं है। पास होने वाले इसलिए नहीं है कि हमें किसी ने भी समय दान का नियोजन सही तरीके से किया ही नहीं, ना दैनिक किया, ना साप्ताहिक किया, ना मासिक किया। कहीं पर आयोजन हुआ, हम चले गए, हमने मान लिया कि हमने समय दान कर दिया, भूल है ये।
तो भाइयों, मैं निवेदन करूंगा इस गुरुधाम के मंच से, किसी भी युवा भाई के मन में किसी भी वरिष्ठों के लिए युवा भावना हो। और दूसरी बात, आप अपने समय का नियोजन स्वयं करें, अपनी उपासना साधना को और प्रखर बनाएं, जिससे गुरु सत्ता जो देना चाहते हैं उसके लायक हम बन सके। गुरु सत्ता इतनी बातें लिखी हैं, आप स्वाध्याय करिएगा, स्वाध्याय जरूर कीजिएगा, चिंतन जरूर कीजिएगा, मनन भी जरूर कीजिएगा। गुरुदेव जब लिख करके चले गए हैं कि बेटा तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, और लिख कर ही नहीं गए हैं, वो करते भी हैं, करते भी हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे भाई बहन उसी समर्पण के भाव से, जिस समर्पण के भाव से हमने गुरु दीक्षा ली, तो सचमुच गुरु का ऋण चुकाएं और इस दुर्लभ अवसर को हम खोने ना पाए, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। कुछ सूचनाओं में जुड़ जाऊंगा, विषय इतना लंबा है कि इतना बोल के कम ही हो जाता है, क्योंकि सूचना मिली कि 8 बजे बिजली बंद हो जाएगी, 7:45 हो चुका है, इसलिए हम विषय को यहीं अभी रोक रहे हैं। आज नहीं होगा, कल होगा। पुणे जी से बात ही हो गया, लेकिन इसी विभाग में काम करते हैं। ये है कि जिस उद्देश्य के लिए हम सब शांति कुंज आए, शांति कुंज आने का मकसद यही था। सम्मेलन तो हम क्षेत्रों में करते रहे हैं, शिविर क्षेत्रों में भी होते रहे हैं, मगर इस बार अंतः प्रेरणा जागृत हुई कि क्यों हम अपने युवा भाइयों बहनों को शांति कुंज की धाम ले चले और यहाँ की ऊर्जा से अनुप्रेरित होकर हम विजन 2026 को अग्रसर हो सके। इसीलिए हमारे युवा भाई बहन आए। कुछ बहनें अतिरिक्त आई, अतिरिक्त नहीं है वो, नारी जागरण आंदोलन के अंतर्गत जब 2022 में रायपुर में आयोजन होना था, उसके पूर्व लगभग 100 बहनों को लेकर के शांति कुंज आने का क्रम निश्चित हुआ था। चयनित की 100 बहनें, उनका रिजर्वेशन भी हो गया था। क्या संयोग बना कि जिस दिन हमको ट्रेन बैठना था, उत्कल एक्सप्रेस रद्द हो गया। उस ट्रेन के रद्द होने की वजह से हमारी बहनें शांति कुंज नहीं आ पाई। तो जब ये कार्यक्रम बना, उस दिन हमारे मन में भाव पैदा हुआ कि जब हम चल ही रहे हैं तो क्यों न उन बहनों को भी ले जाना चाहिए। इसीलिए आदरणीय दीदी से हमने अनुरोध किया कि नारी जागरण आंदोलन के काम करने वाली ऐसी बहनें जो युवा भी हों, प्रौढ़ भी हों, नारी जागरण आंदोलन अपनी भूमिका निभा रही हैं, उन बहनों को भी आप चयन कीजिए। तो ऐसी हमारी 88 बहनों का चयन हुआ है जो शांति कुंज पहुंची है। और इसीलिए हम सब ने ये चिंतन भी किया कि जब इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई और हमारे शिविर, युवा शिविर के भी जो 531 की सूची हमारी बनी युवाओं की यहाँ पे आने का, उसमें 94 हमारी युवा बहनें हैं उस 531 में से। तो 94 ये युवा बहनें और 88 हमारे नारी जागरण आंदोलन के बहनें। इस प्रकार 182 की संख्या में हमारी बहनें शांति कुंज पहुंची। 437 भाई की संख्या, 182 बहनों की संख्या। तो हम सब ने चिंतन किया, इतनी बड़ी संख्या में बहनें हैं तो क्यों ना हम बहनों का भी एक विषय रखें। तो आज एक विषय बहनों का था, नारी सशक्तिकरण पर। जितनी बातें हुई है वो हो गई, लेकिन उस संदर्भ में कुछ और बातें करनी है। उसके लिए मैं दीदी को आमंत्रित करूंगा, हमारी बड़ी दीदी को, कुछ और चर्चा के पश्चात, जिससे कि हमारे बहनों के मन को भी और शांति मिलेगी। क्योंकि बड़ी दीदी को सब बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और जब वो जिले में जाती हैं तो लोगों को लगता है कि बड़ी दीदी आई हैं, 2-4 दिन समय मिल जाता अच्छा रहता। आज यहाँ सभी जिले की बहनें हैं, तो मैं दीदी को जरूर बुलाऊंगा। इसके पहले मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए, आपने जो संकल्प लिया
ये संकल्प को पूरा करने का भाव आज जैसा आपके मन में है वही भाव निरंतर आपके मन में बनी रहनी चाहिए, तब शांति कुंज आने की सार्थकता होगी। ठीक है भाइयों बहनों। अब इसके लिए क्या करेंगे, पता कैसे चलेगा कि वो भाव अभी भी आपके मन में जागृत है? इसके लिए एक उपाय हमारे मन में आ रहा है, यदि आप लोग को सहमति दे तो क्या करेंगे, यहाँ से जाने के 15 दिन के भीतर या 1 हफ्ते के भीतर हम एक ऑनलाइन गोष्ठी लेंगे। उस ऑनलाइन गोष्ठी में जो जो आप लोगों ने आंदोलन में टिक लगाए हैं उस एक एक आंदोलन की चर्चा करेंगे। साप्ताहिक गोष्ठी ले लेंगे ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर से जुड़ेंगे। 1.5 घंटे के लिए जुड़ सकते हैं भाइयों, अपने घर से जुड़ सकते हैं सप्ताह में 1 दिन। तो प्रत्येक आंदोलन की एक एक सप्ताह चर्चा करेंगे। इस आंदोलन के और क्या गति हो सकती है, जो भी बातें हैं उसमें हम विस्तार से करेंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, जितने भी युवा भाई बहन जिनका नाम यहाँ शांति कुंज के लिए आने का हुआ है, उनको हमने निवेदन किया था कि PYP संगठन ग्रुप बनाए छत्तीसगढ़ युवा प्रकोष्ठ प्रांत का, उसमें सबका नाम जोड़ दिया जाए। कुछ भाई बहनों का नाम अभी भी नहीं जुड़ पाया है। मैं जिला प्रतिनिधियों से कैसे निवेदन करूंगा कि उन सभी भाई बहनों का नाम उसमें अवश्य जोड़ दें, उसके नंबर को जोड़ दें। संगठन के संदर्भ में यहाँ से संकल्प आपने जो लिया है, इसके संदर्भ में जो भी सूचनाएं आदान प्रदान होगी वो उसी संगठन ग्रुप में प्रदान होगा, वो हमारा बहुमूल्य ग्रुप होगा। तब सावधानी बरतना ये होगा मेरे भाइयों कि उस ग्रुप का उपयोग केवल इन आंदोलनों के संकल्पों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही उसमें जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इस आंदोलन के संदर्भ में कोई समस्या है तो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, समेट रहे हैं। मैं 2 मिनट में समेट देता हूँ। ठीक, तो ये आप सभी PYP ग्रुप संगठन में जुड़िएगा, सभी उस ग्रुप की मर्यादा को बनाए रखिएगा। अपने मन से कोई वीडियो फोटो प्रेषित मत कीजिएगा। जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है केवल वही जानकारी आप दीजिएगा और उनका अनुशासन का पालन करेंगे तो उस ग्रुप की महत्ता बनी रहेगी। और आपसे मिलने का यही एक माध्यम है। हम हर महीने हर जगह पे कोई जा नहीं पाएगा, ऑनलाइन हम हर सप्ताह आपसे मिल सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं। तो ये आप सबसे निवेदन। दूसरी बात, युवा प्रकोष्ठ का YouTube चैनल भी बना हुआ है। कितने भाइयों को पता है, जरा हाथ उठाएं भाइयों बहनों को। अभी भी आधे से कम। अभी कितनी बड़ी विडंबना है, आप युवा प्रकोष्ठ से जुड़े भी हैं, आपको पता भी है, लेकिन कभी रुचि पैदा नहीं हो पाएगी। यदि जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी हमारे बड़े भाइयों का, दीदियों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है मेरे भाइयों, हम उस YouTube में अपलोड इसलिए कर देते हैं कि दोबारा घर में जाकर उसको आप पुनः सुन सकें। क्योंकि जितना आज आपने सुना आवश्यक नहीं है कि और बहुत लंबे समय तक आप उसको याद रख सके। तो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़े रहिए, जिससे कि सभी हमारे भाइयों द्वारा, बहनों द्वारा दी गई मार्गदर्शन को आप बार बार सुन सके, सीख सके और आप भी आगे बढ़ सके। ये काम आप जरूर कर लीजिएगा, आपके फायदे की बात होगी। यहाँ के भी सारे उद्बोधन भी उसमें आ जाएंगे। समय समय पर हमारे भाइयों का भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उसका भी वीडियो रहेगा। तो जो भाई उस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाए हैं उस दिन उनको भी देखने का अवसर मिलता है, इसलिए हमारा ये आग्रह। तीसरा आग्रह, प्रज्ञा अभियान के संदर्भ में हमने बहुत संक्षिप्त बात कर पाई थी। जब हमने ये कहा कि छत्तीसगढ़ का 2 पेज अलग से प्रकाशन हो जाए तो कैसा लगेगा, तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजती गई। उस समय गूंजी, लेकिन जब हमने ये कहा कि उसके लिए कुछ मेहनत करना होगा, कुछ सदस्य बनाने होंगे, और 1 लाख यदि 100 सदस्य बना लिया, मात्र 80 रुपये का है, तो कम से कम 5000 6000 की संख्या में हम इसी दिन नए सदस्य बना सकते हैं। और जिस दिन हमने ये आंकड़ा पूरा कर लिया
छत्तीसगढ़ का 2 पेज अलग से प्रकाशन होगा प्रज्ञा अभियान का। इसका फायदा हमें ही मिलना है। फायदा इसलिए कि आप जितना काम करते हैं, हर एक की इच्छा होती है कि प्रज्ञा अभियान में हमारा समाचार आना चाहिए, हमारी कार्यक्रम की जानकारी आनी चाहिए, मगर इसकी संख्या सीमित है, इसलिए वो सबको नहीं दे पाते। उसी विकल्प के आधार पर यह तलाश किया गया कि 2 पेज अलग से प्रकाशन कर दिया जाए। आप लोगों ने संकल्प में क्या इसका भरा है? प्रज्ञा अभियान के सदस्य बनाने के संदर्भ में भरे हैं? कितने लोग भरे? हाथ उठाएं। बहुत कम। हाँ, जिला वाइज। हाँ ठीक है, जिला वाइज भरे हैं ना। मैं चाहूंगा कि जो नहीं भर पाए हैं वो अभी कमरे में जाएंगे, सलाम मशवरा कर लेंगे। यह प्रज्ञा अभियान भाइयों मिशन की वह समाचार मुख्य पत्रिका है जो पूरे समाचार की, पूरे कार्यक्रमों की, गतिविधियों की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को भी आप दे सकते हैं। कोई आपसे पूछेगा आपका मिशन में क्या क्या काम होता है, तो शायद आप ना विस्तार से बता पाए, लेकिन आप कहेंगे कि भैया मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नहीं जानता हूँ। ये प्रज्ञा अभियान में आता है जो भी हम काम करते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। और एक प्रज्ञा अभियान निःशुल्क दे दीजिए, पुराना वाला ही सही। अभी हम क्या करते हैं, प्रज्ञा अभियान पुराना होता है, अखबार जैसे उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। उस प्रज्ञा अभियान को फेंकिए मत। आपके संपर्क में जितने लोग हैं, संपर्क में नहीं भी हैं, उनको भी आप देते चले जाइए, और इस उद्देश्य के साथ कि गायत्री परिवार के माध्यम से क्या क्या देश विदेश में गतिविधियां चल रही, भैया समय निकालकर थोड़ा देख लीजिए। मात्र 80 रुपये में साल भर में आप किसी व्यक्ति को प्रेरित करने में सफल हो गए। आप अपने मित्रों को दीजिए ना, अपने रिश्तेदारों को दीजिए ना, सिर्फ कोई बड़ी बात तो है नहीं। भाव भीतर से पैदा होना चाहिए कि हमको करना क्या है। और ये भी मत कीजिएगा कि आप 100 पत्रिका अपने पैसे से मंगा दिए, एक साल तो मंगा देंगे, अगले साल क्या करेंगे? संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मैं ये नहीं पसंद करता कि कोई पैसा, किसी ने लंबा पैसा दे दिया और संख्या बढ़ गया, लेकिन अगले साल में क्या होगा? हमारा उद्देश्य है कि प्रज्ञा अभियान बढ़ाना नहीं, बल्कि संख्या के साथ साथ उस पे घरों तक पहुंचना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना, जिससे कि विचार प्रवाह वहां तक पहुंच सके। तो निवेदन है, जो जिले के भाई बहन संकल्प नहीं लिए हैं वो जरूर इस पर ध्यान दें, चर्चा करें। और हम चाहेंगे कल 10 मिनट का इस संदर्भ में हमारे यहाँ संपादक महोदय इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और अधिक विस्तार से। उनका कुछ पॉम्पलेट भी आया है, आपको विजिट भी कर देंगे, तो विचार जरूर कीजिएगा। और हम चाहेंगे कि कल यदि उसका आपने ऑर्डर कर दिया तो एक संतोष की बात होगी कि प्रदेश के भाई बहन आए और हाथों हाथ संकल्प भी लिया और उन्होंने इसका ऑर्डर भी कर दिया है। तो इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके पश्चात चूंकि अब हमारी प्रबल इच्छा थी कि हम दीदी को आमंत्रित करें, हमें बड़ी खुशी हुई थी जब लेखराम भैया से सूचना मिली कि आज बिजली नहीं कटेगी, लेकिन दूसरी सूचना मगर नहीं कहेंगे और निवेदन करेंगे कि जो भी चर्चा छूट गई है उसको ऑनलाइन ही करेंगे। और कभी ऐसा अवसर मिला तो जितने भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं, जो युवा साथी हमारे हैं, जो दर्शनार्थी आए हमारे और भी आए, उनको छोड़ दें। ठोस युवा साथी जहाँ इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, यदि कहीं पर ऐसे दोबारा बैठने का अवसर मिल जाए एक दिन के लिए, तो उस पर जरूर चिंतन करेंगे, जिससे कि हम एक दिन के लिए, क्योंकि ऑनलाइन का अलग बात होता है, प्रत्यक्ष एक अलग भाव होता है। यदि ऐसी कोई जगह सुनिश्चित कर ले कि एक दिन हम आमने सामने बैठ जाएं और उसमें सिर्फ वही भाई बहन रहें जो यहाँ उपस्थित हैं, तो वो भी चिंतन में करेंगे, वो भी प्रयास करेंगे, मगर मन की बात को पूरा अवश्य करेंगे। आज की बात दीदी कुछ थोड़ा दीदी से कि कृपया 15 मिनट के लिए आइए। और परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। सुख सुख में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी की सत्ता को सत नमन। सभी शांति कुंज भाइयों को और हमारे प्राण के
सभी भाइयों को और बहुत प्यारी प्यारी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। वैसे प्रतिदिन मिलना जुलना होता है, दिन में 4 बार 5 बार मिलना जुलना होता है, कभी किसी से टकराते हैं और बातें भी सब हो चुकी है। अब कहने को है कुछ नहीं, बातें मुझे ये समझ में आता है कि जैसे कि हम लोग सवेरे पढ़ रहे थे, प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत अपने जो 18 सत्संकल्प जो दोहराया जाता है, मुझे लगता है कि अब नई बात क्या करूं, ये मैं प्रतिदिन देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है, जब भी निराश हो, जब भी हताश हो, जब भी लगे किसी ने कुछ कह दिया, जब भी कुछ लगे कि अरे हम क्या कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी तो इसको निकाल करके एक बार पढ़ लें मतलब सोच करके, और ये हम महसूस करें कि गुरुदेव मेरे कंधे पर हाथ रख करके केवल मुझसे और केवल मुझसे ही बात कर रहे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं। ये बहनों के लिए भी वही बात है, भाइयों के लिए वही बात है, बहनों के लिए ज़्यादा है, और क्योंकि अभी उफान पर है, तो जो उफान पर रहता है वो बहुत जल्दी नीचे भी जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। और इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी बड़ी बड़ी आशाएं अपेक्षाएं हम लोगों से लगा रखी है। बोले कोई भी हनुमान अंगद से नीचे का नहीं होना चाहिए, बार बार जो याद आती है उसी बात को दोहरा रखी है। और बोले कभी भी थकान की बात सोचना नहीं, आराम की बात करना नहीं, और बस चलते चले जाना, और बाकी सारी बातें ये है। इसको हम देखें। फिर हमारे यहाँ जो 18 सप्ताह आंदोलन है, 18 जो सूत्र हैं, उसको तो हम लोग मनन चिंतन करने के लिए कहा गया, कर ले। हमारे यहाँ जितना जो नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, युग निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति के निर्माण से। पर हम लोग शायद चिंतन कम करते हैं। युग निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति के निर्माण से, तो व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा, तो बोलते हैं त्याग और बलिदान से, ऐसा बोल देते हैं। माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से, जबकि हमारा नारा ऐसा तो नारा नहीं, हमारे यहाँ तो सब गुरुदेव की भविष्यता है, तो सब नीचे धरातल पर उतरने वाली बात है। तो व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा, उसके संबंध में सोचते हैं तो वही रचनात्मक कार्यों में जा करके लगते हैं। और एक बड़ी बात, एक नारा और ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, कैसे सदा जलेगी, लो बताओ भला। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी, चीख करके हम लोग और बहुत मस्ती में करते हैं, होना भी चाहिए, तो कैसे जलेगी, सदा सदा। और सुनने में आता है कि जो 5 मेंबर थे अपने सदस्य थे, वो घट के दीदी 3 जन हो गए, 2 जन हो गए, अमर गांव 50 जन रही, पहली दीक्षा लेनी ने, सब कहाँ चल दी। अब सदा सदा जलेगी भी हम ही बोलते हैं, और दूसरी बात भी हम ही बोलते हैं, ये तो बड़ी विडम्बना है। तो ये कौन सोचेगा, ये चिंतन की बात है ना। तो कोई फैक्ट्री में भी नई भर्ती करी जाती है, तब जाकर के फैक्ट्री आगे चलती है, घर का कामकाज व्यापार व्यवसाय भी वैसे ही चलता है, तो हमारे यहाँ भी तो नई भर्ती करेंगे ना, और उसी बारे में तो सारी बातें हो रही है, सारी बातें वही हो रही है। अब यहाँ पर भाई और बहन में अंतर मत करिए। और एक अंतिम बात और कहना चाहूँगी, शायद समय समाप्त हो जाएगा। नारी जागरण आंदोलन नाम का कोई आंदोलन नहीं है मेरी समझ में, एक ही आंदोलन है, युग निर्माण योजना, युग निर्माण आंदोलन। और बेटे और बेटियां गुरुदेव के 2 कंधे हैं, और दोनों का मजबूत होना जरूरी है। अगर दोनों मजबूत नहीं रहेंगे तो सब जगह हम फ्लॉप हो जाएंगे। जैसे गाड़ी चल नहीं सकती पंचर एक टायर से, अभी आप ये समझ नहीं आता, तारीफ को बचती है। अब ये 2 कंधे मजबूत होना चाहिए, तो होंगे कैसे, तो भाई जो नीचे है अभी उसको ऊपर उठाना पड़ेगा ना। हमारी कई बहनें ऐसे कान में बोलती हैं, हमारे यहाँ ना दीदी भाई लोग सहयोग नहीं करते। कई जगह बहनें बोलती हैं हमारे यहाँ तो दीदी भाई लोग बहुत सहयोग करते हैं, कभी मना नहीं करते। और सही बात है, सहयोग करने वालों की संख्या ज़्यादा है, नहीं करने वालों की संख्या बिरले ही होगी, मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरे को ऐसा विश्वास लगता है। और होगी भी तो मान लीजिए कि नहीं होगी, अब आप लोग करेंगे तो ये जो वो वर्गीकरण कर देते हैं, तुम्हारा नारी जागरण आंदोलन है, तुम जानो, तुम करो ना, तुम लोग नारी जागरण वाले हो ना, तुम करो, ऐसे बहने मतलब ऐसा बोल रहे हैं। तो भैया नारी जागरण आंदोलन अलग से कुछ नहीं है, नारी जागरण का भाइयों के लिए बिल्कुल बिल्कुल
कारण ये है कि उनके पिछड़े रहने का कारण कहीं ना कहीं आप ही बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही, क्योंकि आप ही के घर की माँ, बहन, पत्नी, बेटी कौन है? हमारे घर नहीं है ना भाई, हम ही ने उनका हाथ जाम बना करके रखा है। एक और दूसरी बात, जितने आंदोलन नारी जागरण का मतलब केवल इतना मतलब समझती मैं, सारा काम अपने बलबूते अपने आत्मविश्वास के साथ कर ले। झाड़ू लगाने से लेकर के, भोजन बनाने से लेकर के, मंच का संचालन करने से लेकर के, प्रशिक्षण करना और तमाम सारे काम वो अपने बूते, अपने आत्मविश्वास के बल पर और बिना किसी के सहयोग लिए भी करने की क्षमता, करना नहीं है वैसे, बिना इनके सहयोग लिए ऐसा नहीं करना, दोनों पे ही एक समान। तो ऐसा करने के लिए नहीं बोल रही मैं, पर बात वही होती है। तो अलग अलग नहीं है, नारी जागरण अलग और पुरुष जागरण अलग और ऐसा वैसा, एक युग निर्माण योजना है। हम सब गुरुदेव के बहुत अच्छे बच्चे हैं। समस्याओं की बहुत सारी बात सवेरे हुई थी, मैं कहती हूँ समस्या है इसीलिए तो युग निर्माण योजना बनी है ना, और युग निर्माण योजना बनी है उसमें हम लोग को जोड़ा गया है। हम किस काम के हैं? अन्नकार कितना ही हो पर सूरज कभी ना हारा है, और हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। खत्म। कई लोग बोलते हैं बहुत समस्या बहुत समस्या, अब गीत गाते हैं, काका जी से गीत अक्सर सुनते हैं, ये राह नहीं है फूलों की, कांटों भी इसमें मिलते हैं, और लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। आप ही लोग तो है ना हिम्मत वाले युवा, आप ही तो हैं, और कौन? तो इसी के लिए हम लोग को बुलाया गया है। मुझे लगता है कि सब लोग बहुत ऊर्जा से भर करके जाएंगे, और पहले की तुलना में तुलना ही नहीं है, क्योंकि जन्म शताब्दी सामने है। जितना ज्यादा से ज्यादा तन मन धन समय प्रतिभा, ज्यादा से ज्यादा जो जितना लगा सके, ये वाला समय फाइनल मैच, उसके लिए अपनी तैयारी करें तो अच्छा। अपनी बात को समाप्त करूंगी और सबको प्रणाम। आदरणीय दीदी जी का बहुत ही सार, गीता का सार दीदी ने बता दी है, और बाकी विश्लेषण हम अपने क्षेत्रों में करेंगे। ये माँ की संस्कारशाला, कितने भाई बहन जानते हैं इसके बारे में? हाथ उठाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात। जो नहीं जानते हैं वह जान लें, माँ की संस्कारशाला प्रत्येक रविवार को आपके समूह में प्रेषित होता है, आपके जानकारियों में जाता है। बच्चे के संस्कार करने के लिए पूरे 1 वर्ष का इसमें पाठ्यक्रम दिया गया है। हम चाहेंगे इसके हमारे भाई बहन जरूर लेके जाएं। अब ये आधे कीमत पर उपलब्ध है ब्रह्म भोज के तहत में, तो सभी भाई बहन इसे लेके जाएं। ये प्राप्त कहाँ से होगा? स्टार, साहित्य स्टार से प्राप्त हो जाएगा। कल इसका आप क्रय कर सकते हैं जी। ये इसके 8 भाग प्रकाशित होने हैं। अभी 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं, तो 4 भाग आपको आधे मूल्य पे उपलब्ध हो रहे हैं। जब तक आधे मूल्य पे हैं आप लेके चलिए जाइए। कल की सूचना ये है कि कल का हमारा कार्यक्रम मुख्य मंच पे होगा। आज आकस्मिक रूप से हम इधर आ रहे हैं, मगर कल वहीं पे होगा। समय का जरूर ध्यान रखिएगा। कल विधायी का सत्र होगा, महत्वपूर्ण विषय होगा लोक सहयोग के लिए दिशाबोध। आदरणीय भैया जी के द्वारा बहुत ही सारगर्भित मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। उसके पश्चात वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी पर हमारा क्या दायित्व होगा। बहुत ही गंभीर विषय, और इस गंभीर विषय के विश्लेषण शांति कुंज के व्यवस्थापक आदरणीय योगेंद्र गिरी भाई साहब करेंगे। हम चाहेंगे इस समय पर आप नाश्ता प्राप्त करेंगे 7 बजे से 8 बजे के बीच। 8 बजे नाश्ते का दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो आप 7:30 पौने 8 तक अवश्य पहुँचे, और वहाँ से सीधे आप प्रवचन हाल पर आइए। संगीत शुरू होने के पहले हमारे भाई बहन प्रवचन हाल पर आ जाएं। कल हम चारों तरफ अपने व्यक्ति, अपने परिजन खड़ा करेंगे। सपेश्वर भाई 4 सिपाही 4 गेट में रखिएगा। 8:30 बजे के बाद कोई आए तो उनको वापस कर दीजिएगा। तो बाउंड्री के बाहर जाकर सुनते रहें, मगर हम अंदर प्रवेश नहीं देंगे। हम ये स्वीकार कर लेंगे कि 600 हमारी संख्या में 400 ही बैठे हैं, वो सहन कर लेंगे। मगर कोई हमारे अतिथि मंच पे आ गए हों, उसके बाद आप आना शुरू करते हैं,
ये अनुशासन हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम चूंकि 2 दिन आवास की व्यवस्था में व्यस्त हो गए, इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं जा पाया, अन्यथा हम ऐसा कभी नहीं करते हैं जैसा कभी कभी हो गया। तो कल सावधानी ध्यान रखिए, 8:30 के पहले 8:15 तक पूरा पंडाल भरना चाहिए। मतलब जितने लोग आए हैं उनका कार्ड कहीं बाहर घूमते दिखा तो उसका नाम नोट करेंगे, नंबर नोट करेंगे, और भविष्य में कभी शिविर होगा तो दोबारा अवसर नहीं देंगे। जिसके भी गले में शिविर का परिचय पत्र है वो सभी के सभी पंडाल में होना चाहिए। सारे युवा भाई बहन सामने बैठेंगे, वरिष्ठ भाई बहन पीछे बैठेंगे। यह अनुशासन जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वो कोशिश करिए कि सभी प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पर बैठ करके ही जो आज हम लोगों ने दृश्य रूप में देखा उसी ध्यान को गुरुदेव की वाणी में समाधि स्थल पर, और यदि समाधि स्थल पे जगह नहीं हो तो हिमालय मंदिर या गायत्री मंदिर पे भी बैठ सकते हैं। तो ध्यान यहीं पर होगा और उसके बाद यज्ञ और दर्शन प्रणाम करके और आप लोग स्वर्ग बाहर के लिए जाएंगे। तो कल प्रातः की पूरी दिनचर्या शांति कुंज की सभी पालन करेंगे, यज्ञ भी ध्यान भी। आइए शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षकम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वा